Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges and this is the 13th lecture of English. Students, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड के इम्तिहान में ट्रांसलेशन का क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और ये ट्रांसलेशन होती है उर्दू से इंग्लिश में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंस क्या है। द वैरायटी ऑफ एक्शन इन डिफरेंट टाइम्स, मतलब मुख्तलिफ ज़मानों में काम का करना। आसानी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इट्स द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक्शन एंड टाइम। मतलब उर्दू की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें काम भी पता चले और काम के साथ उसका ज़माना भी पता चल रहा हो, तो उस स्टेटमेंट को हम टेंस कहते हैं। इस तरह से जो टाइम हमारे पास हैं, ज़माने हैं, वो 3 हैं। प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को कहते हैं, पास माजी को, गुज़रे हुए ज़माने को, और फ्यूचर आने वाले ज़माने को, ज़माना मुस्तकबिल को। लेकिन स्टूडेंट्स, ये टेंस नहीं है। टेंस कंप्लीट होते हैं जब इनके साथ एक्शन भी मिल जाएं। तो किसी भी टेंस के लिए एक्शन का होना लाजमी है। तो वी कैन से एक्शन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ टेंस। तो इस तरह से जो हमारे पास टेंसेस बनते हैं वो इस तरह से हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्शन देखें तो कंटिन्यूस एक्शन होता है। तो कंटिन्यूस एक्शन के 3 टेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूस। बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट के 3 टेंसेस बनेंगे और वो टेंसेस इस तरह से होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 टेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह से स्टूडेंट ये 12 टेंसेस बनते हैं। ट्रांसलेशन हमें उर्दू में इबारत दी जाती है और उर्दू को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि उर्दू में हम टेंस को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उर्दू के जुमले को आइडेंटिफाई करें कि इसका कौन सा टेंस है। तो यही 2 चीज़ें ही हमारी हेल्प करती हैं टाइम और एक्शन टेंस को आइडेंटिफाई करने में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर उर्दू के जुमले के आखिर में है आ रहा हो तो उसका ज़माना प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर उर्दू के जुमले के आखिर में है आए तो इसका ज़माना प्रेजेंट होगा। अगर हो आए तो इसका ज़माना प्रेजेंट होगा। और इसी तरह से अगर उर्दू के जुमले के आखिर में हो आए तो इसका ज़माना प्रेजेंट होगा। तो इन लफ्ज़ों से हम ज़माना पहचान सकते हैं। लेकिन जाहिर है अभी हमारे सामने टेंस नहीं आया जब तक हम इसके साथ एक्शन नहीं मिलाएंगे। इसी तरह से जो उर्दू के जुमले था पर ख़त्म होते हैं, थी पर ख़त्म होते हैं या थे पर ख़त्म होते हैं, वो भी इनके पास्ट होने की पहचान है। इसी तरह से ऐसे फ़ेल जो छोटी ए, बड़ी ए या अलिफ पर ख़त्म हो तो वो भी इनके पास्ट होने की पहचान है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए फ़ेल है लिखना और वो ख़त्म हो रहा हो उर्दू का जुमला लिखी पर, जैसे उसने किताब लिखी, तो ये भी पास्ट होने की निशानी है। ठीक है, उसने खतूत लिखे, लिखे पर ख़त्म हो रहा है और वो बड़ी ये पर वो फ़ेल ख़त्म हो रहा है, ये भी इसके पास होने की निशानी होगी। और इसी तरह से मज़मून लिखा, तो लिखा पर ख़त्म हो रहा है, ये इसके पास्ट होने की निशानी होगी। अगर उर्दू का जुमला गा पर ख़त्म हो, गी पर ख़त्म हो या गे पर ख़त्म हो तो ये ज़माना फ्यूचर होने की निशानी है। इस तरह से स्टूडेंट हम ज़माना पहचान सकते हैं। लेकिन ज़माना पहचान लेने तक हमारे पास आधे टेंस की पहचान आती है। साथ में जब तक हम एक्शन नहीं मिलाएंगे तो टेंस कंप्लीट नहीं होता है। देखिए हमारे पास ये 4 एक्शन है। कंटिन्यूस एक्शन, तो ये किस किस्म का काम होता है? जारी काम, द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन जिसमें काम जारी होता है। परफेक्ट, इसमें काम की नौयत किस तरह की होती है? मुकम्मल काम, द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये मुकम्मल काम, जब जुमले को पढ़कर हमें ये नौयत पता चल रही हो कि काम इसमें मुकम्मल है तो वो परफेक्ट कहलाता है।
तीसरी तरह का टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें काम जो है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है और एक दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता है, इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आम निशानी ये याद रखी जा सकती है कि ये भी जारी काम होता है, लेकिन इसमें वर्त का जिक्र आता है। तो जारी काम के साथ अगर वर्त का जिक्र आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। आखिर में इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट समझने के लिए अगर ये तीनों ना हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये इंडेफिनेट टेंस है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम टेंस को पहचान सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो है पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें बताएगा कि ये प्रेजेंट है। खेल रहा, यहाँ पर एक्शन कंटिन्यूटी में है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह बाकी टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। पास्ट की निशानियाँ अलग हैं, फ्यूचर की अलग हैं, और ये जो एक्शन है यहाँ पर हम काम की नोयत देखते हैं और इसके बाद हम टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टेंस को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी होती है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस। ये देखना होता है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसको जज करने का तरीकाकार क्या है, देखिएगा कि ये डिफरेंसेस होते हैं, आप इस तरह से इन्हें पहचान सकते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर। अगर जुमला पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि इसमें फ़ाइल कोई काम कर रहा है तो उसे एक्टिव वॉइस समझा जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। एक्शन रिसीव करने वाले सब्जेक्ट को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। दूसरी एक निशानी स्टूडेंट ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर परफॉर्मर प्रेजेंट होता है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें परफॉर्मर मतलब सब्जेक्ट का होना लाजमी है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ एक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिसीवर ऑफ एक्शन मतलब ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस एक डेलिब्रेट एक्शन होता है, जैसे कोई भी अपनी मर्ज़ी से करता है, और पैसिव वॉइस में नॉन डेलिब्रेट एक्शन होता है। देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस तरह से हो कि वो मज़मून लिखता है, ये डेलिब्रेट एक्शन कहलाएगा, और उससे मज़मून लिखवाया जाता है। इस जुमले में सब्जेक्ट भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन उससे मज़मून लिखवाया जाता है। ये नॉन डेलिब्रेट एक्शन है, इस वजह से इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं दोहराता हूँ, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे वो मज़मून लिखता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, या ये कहिए कि ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, जैसे ख़त लिखा जाता है। दूसरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर परफॉर्मर मौजूद होता है, रिसीवर भी हो सकता है। पैसिव वॉइस के अंदर रिसीवर मौजूद होता है, परफॉर्मर भी हो सकता है। और तीसरा फ़र्क ये है कि एक्टिव वॉइस डेलिब्रेट एक्शन होता है और पैसिव वॉइस नॉन डेलिब्रेट एक्शन होता है। स्टूडेंट, अब जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लें तो इसके बाद अगला मरहला, तीसरा स्टेप आता है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन के लिए जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हों कि ये कौन सा टेंस है, फिर उनके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस टेंस को। कंटिन्यूस टेंस जिसमें गोइंग ऑन एक्शन होता है, जारी काम होता है। तो कंटिन्यूस के स्टूडेंट्स 3 टेंसेस बनेंगे: प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज आर एम। मतलब जब हम ये पहचानें कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो सब्जेक्ट के बाद ट्रांसलेट करते हुए हम ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद इज आएगा, अगर प्लूरल है तो उसके बाद आर आएगा, और अगर आई है तो उसके बाद एम आएगा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज और वर। सिंगुलर के लिए आमतौर पर वॉज होता है और प्लूरल के लिए वर। प्रोनाउन में डिफरेंस होता है, आई के लिए वॉज और यू के लिए वर इस्तेमाल होता है।
फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी, ठीक है। ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं इज आर एम, वॉज वर, विल बी एंड शैल बी। और फॉर्म कौन सी आएगी? तो इसमें फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वो फॉर्म है जो हम वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर किसी टेंस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसे हम इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि इज आर एम के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो पास्ट कंटिन्यूस है, तो उसके बाद वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो विल बी और शैल बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। मिसाल के तौर पर, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और इसी का पास, वो क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और वो क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिवाइज को ट्रांसलेट किया जाता है। अगर इनके नेगेटिव हों तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। इज आर एम के बाद नॉट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। इसी तरह वॉज और वर के बाद नॉट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। और इसी तरह से विल बी और शैल बी के बाद नॉट और फिर बी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करना हो तो ये इज आर एम सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं और आईएनजी फॉर्म बाद में। इसी तरह से वॉज वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा और आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। इसी तरह विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये था कंटिन्यूस के एक्टिव वाइज को ट्रांसलेट करने का तरीका। अगर कंटिन्यूस का पैसिव वाइज ट्रांसलेट करना हो, मतलब जिसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्शन रिसीव किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ रिसीवर मौजूद है या फिर ये नॉन डेलिबरेट एक्शन है, ऐसी सूरत में वो पैसिव वाइज कहलाता है। और पैसिव कंटिन्यूस का पैसिव वाइज इस तरीके से ट्रांसलेट होगा। अब इसके हेल्पिंग वर्ब इज आर एम तो रहेंगे, लेकिन साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिए, एक्टिवाइज और पैसिवाइज में हमेशा एक जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। तो यहाँ चेंज आएगी, इज आर एम के साथ बीइंग ऐड होगा। पास्ट के लिए वॉज और वर के साथ बीइंग ऐड होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब नहीं, पैसिवाइज नहीं होता है, इसलिए उसे हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और पैसिवाइज में जब हम ये पहचान लें कि वो पैसिवाइज है, तो आपने वर्ब के लिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर पैसिवाइज के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिवाइज को ट्रांसलेट करेंगे इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूस के पैसिवाइज को ट्रांसलेट करेंगे वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे सेंटेंस हो, क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, द मैच ऑफ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, द मैच ऑफ क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। अगर स्टूडेंट्स इनका नेगेटिव करना हो तो इज आर एम के बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा। इसी तरह से वॉज और वर के बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा। और अगर हमने सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करना हो तो इज आर एम ऑब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे और बीइंग उनके बाद आएगा। और यहाँ पर सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करते हुए वॉज और वर्ड ऑब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे और बीइंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टेंस, दैट इज ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट जिसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन होती है, काम की तकमील होती है। इस परफेक्ट के भी तीन टेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब ये हैं, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब पे हैं हैज़ और हैव, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब पे हैं हैड, और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब पे हैं विल हैव एंड शैल हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। परफेक्ट के लिए जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्यूचर के लिए विल हैव एंड शैल हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे सेंटेंस हो, तालब इलम मजमून लिख चुका है, स्टूडेंट हैज़ रिटन एन ऐसे। हैज़ और हैव का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं।
और अगर इसका पास्ट हो, स्टूडेंट मजमून लिख चुका था, स्टूडेंट हैड रिटन एन एसे, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर इसका फ्यूचर हो, तालिब इल्म मजमून लिख चुका होगा, स्टूडेंट विल हैव रिटन एन एसे। इस तरह से परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। अगर इनके नेगेटिव हो, हैज़ और हैव के बाद नॉट और फिर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड के बाद नॉट फिर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, विल और शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर परफेक्ट के सवालिया जुमले ट्रांसलेट करने हो तो हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे प्रेजेंट में, और उनके बाद सब्जेक्ट आएगा। पास्ट में हैड पहले लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फ्यूचर में विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे और उसके बाद हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि चेंज होते हैं, ठीक है, हर टेंस के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि परफेक्ट के पैसिव वॉइस किस तरीके से होते हैं। तो पैसिव वॉइस निशानी वही है कि इसमें रिसीवर जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, इसमें रिसीवर मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। सब्जेक्ट अगरचे कि हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, और ये नॉन डेलिब्रेट एक्शन होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब ये बनेंगे पैसिव वॉइस में, हैज़ और हैव के साथ बीन ऐड हो जाएगा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब में, पास्ट में हैड के बाद बीन ऐड हो जाएगा, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव के बाद बीन ऐड हो जाएगा। और जब हम पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ बीन और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट को ट्रांसलेट करने के लिए हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर को ट्रांसलेट करने के लिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, मजमून लिखा जा चुका है, एन ऐसे हैज़ बीन रिटन, और इसी का पास्ट हो, मजमून लिखा जा चुका था, एन ऐसे हैड बीन रिटन, और इसी का अगर फ्यूचर हो, मजमून लिखा जा चुका होगा, एन ऐसे विल हैव बीन रिटन। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है और एक अगले पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता है। इसकी एक निशानी ये भी होती है कि इस टेंस में सिंस और फॉर इस्तेमाल होते हैं ट्रांसलेट करते हुए, क्योंकि इसमें टाइम आता है। उर्दू में इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर जारी काम के साथ वक्त का जिक्र आता है। जैसे इस तरह से हो, बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन अगर इसी में हम वक्त का इजाफा कर दें कि सुबह से बारिश हो रही है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी तीन टेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके हेल्पिंग वर्ब वही हैं जो परफेक्ट के पैसिव वॉइस में होते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, हैड बीन पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, एंड विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है कंटिन्यूस की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होते हैं और साथ में टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करते हुए हैज़ बीन और हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करते हुए हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करते हुए विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर नेगेटिव को ट्रांसलेट करना हो, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हैड नॉट बीन, यहाँ पर नॉट आएगा हेड के बाद, जैसे यहाँ पर नॉट आएगा, इसी तरह से विल और शैल के बाद नॉट आएगा और हैव बीन बाद में आएगा, और सबके बाद फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंस और फॉर का यूज़ समझिए, अगर पॉइंट ऑफ द टाइम हो तो वहाँ पर सिंस इस्तेमाल होता है। जैसे जो घड़ी के टाइम है 5 बजे से, तो यहाँ आएगा सिंस 5 o'clock। इसी तरह से सुबह से शाम से, तो यहाँ भी सिंस होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अगर डेज के नाम मेंशन हो, जैसे फ्राइडे तो सिंस फ्राइडे, अगर किसी महीने का नाम मेंशन हो
जैसे मार्च से, तो सिंस मार्च इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगर साल मेंशन हो 2010 से, जैसे वो 2010 से इस मकान में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग, ठीक है। इसी तरह से फॉर कहाँ इस्तेमाल होने, जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, दौरानिया दिया गया हो, जैसे 5 बजे की बजाय हो 5 घंटे से, तो फिर वहाँ पर लिखा जाएगा फॉर 5 आवर्स। इसी तरह से दिनों का नाम लिखने की बजाय ऐसा लिखा हो 10 दिन से, तो वहाँ लिखा जाएगा फॉर 10 डेज। इसी तरह अगर महीनों की ये तादाद बताई गई हो, ठीक है, 12 माह से, तो वहाँ लिखा जाएगा फॉर 12 मंथ्स। और सालों के लिए जैसे 10 साल से, तो फॉर 10 ईयर्स। ये सिंस और फॉर का यूज़ है। परफेक्ट कंटिन्यूस के सिर्फ एक्टिव वाइज होते हैं, इसलिए हम इसके पैसिव वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पैसिव वाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टेंसेस आ जाते हैं इनडेफिनिट। एक्शन के अकॉर्डिंग ये आखिरी हैं, और इसके भी 3 टेंसेस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाता है, एक्शन वर्ब। यहाँ पर जो एक्शन वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, यस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म से मतलब है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म जिसके स्पेलिंग में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। और एस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये फॉर्म इस तरह से बनती है जब हम वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। अब देखिए कि हमने कहाँ बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है और कहाँ एस फॉर्म। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट किस तरह से है। अगर ये वाला सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब से पहले आ रहा है, अगर ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, पहली फॉर्म। इसी तरह से अगर ये प्रोनाउन में से आई वी यू दे है, तो इनके बाद भी बेस फॉर्म आएगी, मतलब पहली फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमने एस फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ इस्तेमाल करनी है। अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के बाद एस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। इसी तरह से अगर ये प्रोनाउन में से ही शी इट है, तो इसके बाद भी एस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे देखिए सेंटेंस है हमारे पास, लड़के गेम खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, लड़के, बॉयज़, तो इसके बाद वर्ब आएगा प्ले, पहली फॉर्म, बॉयज़ प्ले गेम्स। और अगर इसे सिंगुलर कर दिया जाए, लड़का गेम खेलता है, तो बॉय प्लेज, एस फॉर्म आएगी, PLAYS, बॉय प्लेज अ गेम, ठीक है। इसी तरह से वो खेल खेलता है, ही प्लेज अ गेम, तो यहाँ पर ही के बाद भी एस फॉर्म आती है। और अगर यहाँ पर हो कि तुम गेम खेलते हो, तो यू प्ले अ गेम, यहाँ पर बेस फॉर्म आएगी। जहाँ हमने बेस फॉर्म लगाई है, इसका नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और डू नॉट के बाद पहली फॉर्म। और जहाँ हमने एस फॉर्म को लगाया है, या इसका नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद पहली फॉर्म। और अगर सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करना हो, तो डू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आएगा, और जहाँ पर ये सब्जेक्ट्स बनेंगे सिंगुलर नाउन या ही शी इट, तो इनका सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करते हुए डज इनसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद है जी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे सेंटेंस इस तरह से हो, मेरे दोस्त ने गरीब की मदद की, तो ट्रांसलेशन होगी माई फ्रेंड हेल्प्ड अ पुअर मैन, हेल्प HELPED, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। नेगेटिव बनाते हुए यहाँ डिड नॉट आएगा, ठीक है, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करना हो, तो फिर जो डिड है ये सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यहाँ पर डिड आ जाता है। ये है पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करने का तरीका। और इंडेफिनिट का आखिरी टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे ट्रांसलेट करने के लिए विल और शैल, और विल और शैल के बाद पहली फॉर्म आती है। यहाँ ये मिस्टेक है, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, विल और शैल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आमतौर पर आई और वी के बाद शैल,
और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल लिखा जाता है। इसका नेगेटिव बनाते हुए विल और शैल के बाद नॉट आता है और उसके बाद पहली फॉर्म, जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद नॉट आएगा। सवालिया जुमले को ट्रांसलेट करेंगे तो विल और शैल जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे। अब आखिरी में इंडेफिनेट के पैसिव वाइज। इंडेफिनेट के पैसिव वाइज में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज आर एम। प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वाइज को ट्रांसलेट करते हुए। पैसिव वाइज जो मैं आपको बार बार बता चुका, जिसमें परफॉर्मर मौजूद नहीं होता लेकिन रिसीवर लाजमी तौर पर होता है। ठीक है, परफॉर्मर भी हो सकता है लेकिन रिसीवर का होना उसमें लाजमी है, मतलब ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। इसी तरह से ये नॉन डेलिब्रेट एक्शन होता है। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज और वर, और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। आप जानते हैं कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करते हुए इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करते हुए वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करते हुए विल बी और शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर इस बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। पहले स्टेप में हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही हमने ये भी ख्याल रखना है कि ये जुमला एक्टिवाइज है या पैसिवाइज है। ठीक है, एक्टिवाइज के ट्रांसलेशन करने के तरीके अलग हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कम्बिनेशन अलग होंगे, और पैसिवाइज को ट्रांसलेट करते हुए हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब कम्बिनेशंस अलग होंगे। तो जब हम आइडेंटिफाई कर चुके हों तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हमने ये सारा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने ज़माना पहचाना, ज़माना पहचानने के बाद एक्शन पहचानेंगे, दोनों को मिला देंगे, इस तरह हमारे पास टेंस आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर उसको ट्रांसलेट करने के तरीका कार्ड से ट्रांसलेट करेंगे, मतलब अगर वो कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होंगे, पास्ट के वॉज वर, और फ्यूचर के विल बी शैल बी, और कंटिन्यूस के लिए फॉर्म इस्तेमाल होगी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो परफेक्ट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होंगे, पास्ट का हैड और फ्यूचर का विल हैव और शैल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ बीन, हैव बीन, और उनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर पास्ट है तो हैड बीन और उनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन और उनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इंडेफिनेट के प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बेस फॉर्म या एस फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल और शैल, और उनके बाद पहली फॉर्म आती है। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं वहाँ नेगेटिव बनाते हुए नॉट ऐड कर देते हैं, और इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद नॉट आता है और पहली फॉर्म आती है, और सवालिया बनाते हुए इन्हें पहले लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ एक पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ है, एक आसान सा पैराग्राफ। ये एक्टिवाइज के लिए है। धोबी हमारे कपड़े धोता है, वो दिन भर मसरूफ़ रहता है, वो घर घर जाता है और मैले कपड़े जमा करता है। वो एक बड़ी मशीन में कपड़े धोता है, इसके बाद वो कपड़े सुखाता है। शाम के वक्त वो धोए हुए कपड़े इस्त्री करता है, उसके घर वाले भी उसके काम में मदद करते हैं। इसी तरह एक पैराग्राफ पैसिवाइज का भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ऊंट से बहुत से काम लिए जाते हैं, इसे बोझ उठाने वाले जानवरों में शामिल किया जाता है। इसके ज़रिए से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊंट पर सवार होकर सहरा के लंबे फासले आसानी से तय किए जाते हैं। ऊंट से दूध और गोश्त भी हासिल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ को ट्रांसलेट कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।